अम्मा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा जो कि शर्री पर्दा करती है। मेरी वालदा मेरे लिए एक ऐसी लड़की पसंद करके आई थी जो शर्री पर्दा करती थी, और मैं तो नमाज तक का पाबंद ना था। मेरी वालदा कहने लगी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बस मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनना चाहती। मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली थी। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर 2 माह के अंदर अंदर मेरी शादी लाइबा से हो गई। शादी पर रुखसती के वक्त भी इसने बुर्का नकाब पहन रखा था। मेरा दिल तो बुझ के रह गया। एक तो सादगी में शादी, ऊपर से दुल्हन को अपने साथ बुर्का नकाब में रुखसत करवाते हुए मैं बेहद बेजार हुआ था। मेरे दोस्तों ने अलग मेरे नाक में दम कर रखा था। कहते थे कि तुम्हारी शादी के लिए तो हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि तुमने तो हमें अपनी शादी पर बुलाया तक नहीं। अब मैं क्या कहता कि मेरी शादी मेरी बीवी के शर्री पर्दे की वजह से बड़ी सादगी से हो रही है। मैंने सोचा था अपनी शादी के लिए, लेकिन बहरहाल रुखसत होकर घर आते ही मेरी भाभी मेरी बीवी को कमरे में ले गई। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन मेरा दिल बेहद ख़राब हुआ था। मैं बड़े ख़राब मूड के साथ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन जब लाइबा को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। अपनी माँ की पसंद पर मुझे नाज सा हुआ था। मेरा तो सारा गुस्सा ही लाइबा को देखकर ख़त्म हो गया था। वो कहने लगी, शायद मेरी पर्दे की वजह से आप मुझसे कुछ खफा से लग रहे हैं। इसने ये बात शायद इसलिए की थी क्योंकि मैंने शादी पर हर बात पर मुखालफत की थी कि मुझे इस तरह की शादी नहीं करनी जिसमें ना मेरे दोस्त शामिल हों, ना ही दूध पिलाई की रस्म हो, और बिल्कुल सादगी से शादी का मैं कायल नहीं था। मेरी वालदा ने मेरी बात मेरे ससुराल तक पहुंचाई थी, लेकिन इनका कहना था कि ये हमारी बेटी सादगी से शादी करना चाहती है। ये बहस काफ़ी तवील हो चुकी थी, लेकिन बात हमें लड़की वालों की ही माननी पड़ी थी। इनका कहना था कि इनकी बेटी कहती है जो इनका सादगी में किया जा रहा है इसमें बहुत बरकत होती है। मेरे वालिदैन ने ही मुझे समझा बुझा कर सादगी से निकाह पर इमादा किया था। शादी की बात को लेकर लाइबा ने ही बात शुरू की थी। मैंने कहा, साफ सी बात है, हर इंसान की अपनी शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन तुमने हमें अहमियत नहीं दी। वो कहने लगी, सबसे पहले मेरा शोहर मुझे देखे, वरना दूल्हे से पहले इसके दोस्त और बाकी रिश्तेदार दुल्हन को देख लेते हैं। और दूध भलाई की रस्मों में शोहर के कज़न और दोस्त मिलकर बड़े उल्टे सीधे मजाक करते हैं। शर्मो हया ही नहीं होती, और जो चीज़ हया में हो वो देर पा चलती है। इस बात ने तो मेरे दिल को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया था। बहरहाल मैं लाइबा को पाकर बेहद खुश था। बड़े धीमे और मीठे लहजे में वो बात करती थी। हर बात से इसका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन पर्दे में रहकर ज्वाइंट फैमिली में काम करना इसके लिए बेइंतहा मुश्किल होता जा रहा था। किचन में रोटियां बनाते हुए भी वो अपना नकाब पहनी रखती थी। गर्मी में इसकी हालत ख़राब होने लगती थी। कमरे में आती तो फटाफट से अपना हिजाब उतार कर लंबे लंबे सांस लेने लगती। मुझे इसे देखकर बड़ा अफसोस होता था। मैंने कहा कि तुम क्यों खुद पर इतना जबर करती हो? देवर जेठ भी भाइयों जैसे ही होते हैं। वो मेरी भाभियाँ कौन सा मुझसे पर्दा करती हैं? लेकिन वो कहने लगी, ज़ुबैर, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी भाभियाँ क्या करती हैं क्या नहीं, मुझे इससे बात से कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे वही करना है जो मेरे अल्लाह का हुक्म है। मेरे छोटे भाई में मजाक की आदत थी। वो मेरी बड़ी भाभी से भी मजाक कर जाता था, लेकिन जब लाइबा से ऐसे मजाक करता जो कि गैर शरई हैं लेकिन हमारे माशरे में देवर कर जाते हैं, लाइबा को बहुत गुस्सा आता था। एक बार इसने मजाक में लाइबा का हाथ पकड़ लिया तो लाइबा ने सबके सामने इसे बेइज्जत करके रख दिया। कहने लगी, तुम्हें तमीज़ नहीं है? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? वो कहने लगा, क्या हो गया भाभी? मैंने तो वैसे ही। वो कहने लगी, वैसे ही क्या? कब से तुम्हारे उल्टे सीधे मजाक बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी भाभी लाइबा से कहने लगी कि लाइबा, यासर की हंसी मजाक की आदत है, मुझसे भी कर लेता है, इसमें इतना इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो कहने लगी, ये सब इस्लाम में मना है, यासर को लिहाज में रहकर बात करनी चाहिए। मेरी वालदा को भी सारा कसूर लाइबा में नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने ही बात को ख़त्म किया और यासर से कहा है कि वो आइंदा लाइबा से इस किस्म के मजाक ना करे। बहरहाल चंद माह तो लाइबा ने सबके साथ गुजारे थे, लेकिन एक दिन मुझसे कहने लगी, ज़ुबैर, अम्मा छोटे देवर के लिए रिश्ता देख रही हैं और लड़की भी पसंद आ गई है, शायद चंद माह तक इसकी शादी भी हो जाए।
میں نے کہا ہاں دیکھ تو رہی ہیں اماں نے مجھے بتایا تھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگی کیوں نہ ہم الگ ہو جائیں، میں بہت مشکل میں آ گئی ہوں، کچن میں کبھی کوئی جیٹھ آ جاتا ہے تو کبھی کوئی دیور، اتنی گرمی میں کھانا بنانا میرے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، مسلسل نقاب کرنے سے اس کے چہرے پر دانے بننے لگے تھے، اور یوں گرمی میں نقاب کے ساتھ کچن میں کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اماں سے بات کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی یہ بات میں نے اپنی والدہ سے کہی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی ابھی چند ماہ تو ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، تمہاری بیوی کو الگ رہنے کا بھی ہو گیا۔ میں نے کہا اماں وہ شرعی پردہ جو کرتی ہے اور اس کو مشکل پیش آتی ہے، گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مرد آتا جاتا رہتا ہے۔ کہنے لگی کہ تمہاری بیویاں نہیں رہتی کیا؟ مگر ہمارے ساتھ سب رہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ شرعی پردہ نہیں کرتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کروائی ہے، میں اس رشتے کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، اب بیوی کی مجھے یہ بات تو ماننی پڑے گی، اسے میں اتنی مشکل میں تو نہیں رکھ سکتا۔ میری والدہ یہ سن کر کہنے لگی تم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری بیوی بے تحاشا خوبصورت ہو، مجھے تو یہی لڑکی خوبصورت لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے اماں کے پاؤں پکڑ کر دبانا شروع کر دیے، وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اماں کیوں جدا کرے گی مجھے آپ سے؟ میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گا، پھر جاسر کی بھی تو شادی ہو رہی ہے، نئی لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر میں اور رونق لگ جائے گی، کسی نہ کسی کو تو گھر چھوڑنا ہی تھا نا۔ پھر بڑی بھابھی ہے، آپ سے محبت بھی بہت کرتی ہے، سکی بھتیجی ہے آپ کی، آپ نے انہیں تو نکالنا نہیں ہے، تب بھی مجھے ہی جانا پڑتا، پلیز خاموشی سے اجازت دے دیں۔ لیکن میری والدہ مان ہی نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے مجھ سے جدا ہوں۔ بہرحال لائبہ بڑی مشکل میں آ چکی تھی، اسی لیے میں نے زور زبردستی کر کے اپنی والدہ کو راضی کر لیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ لائبہ بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں گھر میں ایک ملازمہ رکھ لیتا ہوں تو ہماری مدد ہو جایا کرے گی۔ کہنے لگی نہیں، چھوٹا سا تو گھر ہے، پورا دن میں کیا کروں گی، اگر صفائی بھی ملازمہ کر جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود کام کر لیا کروں گی۔ میرے گھر میں لائبہ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں جب بھی کہیں باہر سے آتا ساری باتیں آ کر اپنی بیوی سے کرتا۔ وہ مجھے بار بار نماز کی ترغیب کرتی رہتی تو میں کہتا پلیز لائبہ میرے سر پر دین کو مسلط مت کرو، عبادت کے لیے بڑھاپا ہے نا، کر لوں گا، پلیز تم مجھے مجبور مت کیا کرو۔ تو کہتی کہ چلیں دن میں 2-3 نمازیں ہی پڑھ لیا کریں، زبیر یہ فرض نمازیں ہیں، اپنی مرضی کی بات نہیں ہوتی۔ میں اسے کہتا کہ اپنا یہ درس اپنے پاس رکھو۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میرے دوست گیٹ ٹوگیدر رکھتے تھے، جس میں شراب کا بھی دور چلتا تھا اور ناچ گانا بھی ہوتا تھا۔ کافی ماڈرن قسم کے میرے دوستوں کی بیویاں تھیں، جو کہ ہم سب سے بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ اکثر دوست کہتے کہ تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ میں نے کہا کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، لیکن اچھا ہی تھا کہ وہ یہاں نہیں آتی تھی، اگر وہ بھی ان جیسی ہوتی تو میرے دوستوں سے متکلف ہو کر بات کرتی تو شاید میں برداشت نہ کر سکتا، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی اور مجھے اس سے محبت بھی بے تحاشا ہو چکی تھی، اس لیے مجھے اس کے پردہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب میں اس کو گھر آ کر بتاتا کہ آج میرے دوست کی بیوی نے کسی دوسرے دوست کے ساتھ رومانٹک ڈانس کیا ہے تو وہ حیرت سے میری شکل دیکھتی ہے۔ میں ہنسنے لگتا، کہنے لگتی آپ کے دوست ایسے ہیں زبیر، کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا بس ایسا ہی ہے، ہمارے سرکل کا یہ سب حصہ ہے، کوئی بھی برا نہیں مناتا۔ کہنے لگی بے حیائی تو بے حیائی ہے۔ میں نے کہا اصل میں میرا وہ دوست بہت اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، دیکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا۔ میری بات سن کر وہ کہتی کاش کے کردار کا بھی اتنا ہی اچھا ہوتا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، میرا بزنس کافی بڑھ چکا تھا۔ وہی میری دوستی عدنان سے ہوئی، وہ کافی کامیاب بزنس مین تھا، مجھ سے کئی سال بڑا ہوگا، 40 کے لگ بھگ تھا، لیکن بندے کی شخصیت ایسی تھی کہ بالکل انگریزی طرز کا پہننا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا، بات کرنے کا اندازہ بھی ایسا دل فریب تھا کہ میں مرد ہو کر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا تھا۔ اور لڑکیوں کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی محفل میں ہوتا تو اس کے آس پاس ہی منڈلاتی نظر آتی تھی، جتنا وہ سحر انگیز شخص کا مالک تھا اتنا ہی عیاش بھی تھا۔
हुस्न परस्त खूबसूरत लड़कियों को देखकर इनसे दोस्ती ज़रूर करता था। बहरहाल इसका दिमाग कारोबारी मामलात में भी बहुत चलता था। जब से हमने पार्टनरशिप का काम किया था, मेरा काम भी तरक्की करने लगा था, क्योंकि मीटिंग क्लाइंट्स के साथ वही करता था। इसकी बोलने का अंदाज़ ऐसा था कि हर बंदा इसका दीवाना हो जाता। मीटिंग कामयाब होती तो आंख मारकर ऐसे देखता कि यूं ये लोग फंसते हैं। मैंने कहा, तुम बड़े कमाल के बंदे हो यार, मैं तुमसे बहुत मुतासर हूँ, मेरे फेवरेट हो। ये सुनकर वो हंसने लगता। बहरहाल मेरी दोस्ती अदनान से बढ़ने लगी। वो कहने लगा, अपने घर चाय भी नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे घर चाय पर आओगे तो। मैंने इसे अपने घर चाय पर बुलाया क्योंकि हमारा फ्लैट बहुत छोटा था, बस 2 कमरों और एक छोटा सा लॉन्च था। इसलिए मैंने इसे अपने कमरे में ही बिठाकर बाहर आ गया। मुझे लगा लाइबा शायद किचन में है, क्योंकि मैं इसे बताकर गया था कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आएगा, इसलिए चाय का इंतज़ाम कर लेना। घर की चाबी मेरे पास होती थी, इसलिए मैंने दरवाजे का लॉक खोला और अंदर आ गया। अदनान को सीधा अपने कमरे में ले गया। इसे यहाँ बैठो, मैं बस अभी आया, ये कहकर जब मैं किचन में गया तो किचन खाली था। जब मैंने दूसरे कमरे में झांक कर देखा तो वो भी खाली था। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो गई कहाँ। लॉन्च में खड़ा यही सोच रहा था जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। लाइबा बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। इसके सर पर तौलिया बंधा रखा था, गले में दुपट्टा था। मेरे पास आकर कहने लगी, ये क्या तरीका था आपका? मैं नहा रही थी और आपने अपने दोस्त को कमरे में बिठा लिया। ये सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा सा रह गया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वॉशरूम में हो, मैं समझा किचन में होगी। कहने लगी, आपने इसे कमरे में बिठाया ही क्यों? मैंने कहा, दूसरे कमरे में तुमने अपनी सिलाई मशीन लगा रखी है, फारग वक्त में वो अपने कपड़े सेलेक्ट करती थी, इसलिए कमरा कुछ बिखरा सा रहता था। कहने लगी, लॉन्च में सोफे पर बिठा देते। मैंने कहा, सामने ओपन किचन है, काम कैसे करती? बहरहाल मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, जो हुआ है वो सब इत्तेफाक से हुआ है। वो किचन में चली गई, चाय का इंतज़ाम करने लगी। मैं कमरे में अदनान से बातें करने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो लाइबा ने बस चाय की ट्राली ही अंदर की थी। मैंने चाय अदनान के सामने खुद पेश की। कहने लगा, क्या भाभी हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पियेंगी? मैंने कहा, नहीं यार, मेरी बीवी शरी पर्दा करती है। इस बात पर वो हंसने लगा। मुझे इसके हंसने पर हैरत थी। कहने लगा, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि आज के दौर में भी ऐसी लड़कियां होती हैं। फिर तो तुम बड़े लकी हो। बात ऐसे ही आई गई हो गई थी। एक बार मैंने भी इससे यही फरमाइश की कि चाय पर नहीं बुलाओगे? कहने लगा, ज़रूर बुलाता, लेकिन बात यह है कि मेरे घर चाय बनाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? कहने लगा, नहीं, शादी तो हुई है, लेकिन बीवी नाराज़ होकर मैके गई है और मुलाजमीन सारे घर को संभालते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी क्यों नाराज़ होकर चलेगी? कहने लगा, ये जो औरतें होती हैं ना, बस चंद माह ही शादी के बाद ठीक रहती हैं, चाहती हैं कि शोहर पल्लू से बंधा रहे, और तुम जानते हो मैं कितना आज़ाद ख्याल किस्म का आदमी हूँ। मुझे पाबंदियों से उलझन होती है। जहाँ भी जाता था बार बार फ़ोन करती रहती थी, कहाँ गए हो, कब आओगे, इतनी देर हो गई है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता था। कई बार इसको समझा चुका था कि ना तो खाने पर मेरा इंतज़ार किया करे और ना ही मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करे। मुझे खाने में वैसे भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ज़्यादातर मैं होटलिंग ही करता हूँ, लेकिन इसको बड़े एतराज़ात थे। कहती थी, दोस्तों में रहते हो, मुझे कहीं घुमाते फिराते नहीं हो। तुम तो जानते हो, औरत जब तक महबूबा रहे बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जब बीवी बन जाए ना तो सर का दर्द बन जाती है। बहरहाल मैं खुशनसीब था कि लाइबा मुझसे ऐसे सवाल नहीं करती थी। मैंने घर जाकर जब लाइबा से अदनान की बात की तो वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा कि इतना हैंडसम शख्स है कि मैं खुद इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इसकी बीवी तो देखो, बड़ी नाशुक्री औरत है। जानती हो, ये मास्टर माइंडेड है। ये जिस काम में हाथ डालता है कर गुजरता है। अपनी बातों से लोगों को ऐसा घेरता है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां अब हमारे साथ काम करने लगी हैं। सच अगर ये ना होता तो मैं भी कभी भी इतनी तरक्की ना कर सकता। लाइबा मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनती थी। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। लाइबा मुझसे कहने लगी कि हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। मैंने कहा, हमसे क्या मुराद है? ठीक है, तुम्हें इलाज करवाना है तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
कहने लगी, ज़ुबैर मैं अपनी वालदा के घर जब गई थी तो डॉक्टर के पास गई थी, अपना सारा चेकअप और टेस्ट करवाए थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बस डॉक्टर कहने लगी चंद टेस्ट अपने शोहर के भी करवा लो। ये सुनना था कि मुझे लाइबा पर बड़ा गुस्सा आया। इसने मुझे समझ क्या रखा था। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का? तुम्हें लगता है कि मुझ में कोई खामी है? कहने लगी, बात खामी की नहीं, इलाज की है, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मसला आप में हो तो इसका इलाज हो जाएगा। ये बात मेरी अना पे लगी थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा होगा बच्चा, और अभी शादी को 1 साल ही तो हुआ है। कहने लगी, ज़ुबैर आप क्यों नहीं समझते, मैं अकेले घर में रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। मेरा अपना बच्चा होगा तो मेरा दिल लगा रहेगा। आपको टेस्ट करवाने में क्या मसला है? मसला मुझे इसलिए था क्योंकि मैं अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। अगर मैं टेस्ट करवाता तो यकीनन मेरी खाई गई मेडिसिन से ब्लड रिपोर्ट में ये मालूम हो जाता कि मैं खुद ही बच्चा पैदा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था कि 2-4 साल ऐसे ही गुजर जाएं। क्योंकि बच्चा हो जाए तो सबसे पहले औरत की फिगर ख़राब होती है, वो बेढंगी सी हो जाती है, फिर सारी तवज्जो औरत की शोर से हटकर बच्चे पर चली जाती है। अब मैं चाहता था कि लाइबा बस मुझ पे ही तवज्जो देती रहे। बच्चों का क्या है, 3-4 साल जब मियाँ बीवी एक साथ गुजार लें तो फिर बच्चे भी पैदा कर लेंगे। मैंने लाइबा की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। 4-5 माह गुजरे थे कि एक बार मैं घर आया तो घर बिल्कुल खाली था। लाइबा घर में नहीं थी। हालांकि जब इसने मेके जाना होता तो मुझसे कहकर जाती थी। अचानक से कभी नहीं गई थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद इसकी वालदा की तबीयत ना ख़राब हो गई हो, क्योंकि इन दिनों वो काफ़ी बीमार थी। मैंने लाइबा को कॉल की तो फ़ोन बिल्कुल बंद था। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि लाइबा को फ़ोन बंद हो। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकला और अपने ससुराल पहुंच गया। लेकिन मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाइबा वहाँ भी नहीं थी। मेरी सास कहने लगी, वो यहाँ आई ही नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब आई नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? इसके अलावा तो कहीं भी नहीं जाती। मैंने बार बार लाइबा का नंबर पर कॉल की, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने हर जगह लाइबा को ढूंढ लिया, लेकिन वो तो यूं थी जैसे कि गायब हो चुकी हो। मेरे पास एक अदालती नोटिस आया था जिसमें लाइबा ने मुझसे खुला मांगी थी। मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही। मैंने इसे पहली बार अदालत के कटहरे में खड़े हुए देखा था, जहां वो कह रही थी कि ये मेरा शरई हक है, मुझे खुला चाहिए। इसने खुला की वजह नहीं बताई थी, ना ही मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया था। मजबूरन मुझे इसे खुला देनी पड़ी, क्योंकि वो वाज़ह थी कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दिल अजीज़ बीवी मुझसे यूं भी जुदा हो सकती है। लेकिन चंद माह बाद मुझे जो खबर सुनने को मिली थी, इसने मुझे हैरान कर दिया था। इसने अदनान के साथ शादी कर ली थी। अदनान ने मुझसे बिजनेस भी अलग कर लिया था। मैं तो गुस्से से पागल हो गया था। मैंने कहा, तुम कैसे मेरी बीवी से शादी कर सकती हो? कहने लगा, मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने मुझसे ये बात कही थी। फिर वो खूबसूरत है, इसलिए मुझे एतराज़ नहीं हुआ। तुम तो जानती हो मुझे खूबसूरत लड़कियां कितनी पसंद हैं। बहरहाल मुझे लाइबा से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत नेक पारसा थी। शायद वो यूं नेक बनने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन मैंने इससे मोहब्बत की थी। मैंने शादी ही नहीं की। 3 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन लाइबा को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि अदनान ने अपनी दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी है। ये सुनना था कि मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ लाइबा ने मेरे साथ बेवफाई की थी और मुझे छोड़कर दूसरे शख्स से शादी कर ली। वो तो पहली बीवी को भी नहीं बसा सका, दूसरी को कैसे बसाता? फिर मैंने सोचा कि लाइबा को बहुत गहरी चोट पहुंची है। अगर मैं इससे दोबारा निकाह कर लूँ तो शायद वह मेरे साथ रहने पर आमादा हो जाए। मैं इसके घर पहुंच गया। अब मैंने इससे कहा कि तुमसे दोबारा निकाह करना चाहती हूँ। वो कहने लगी, अब मैं किसी से भी निकाह नहीं करना चाहती। मैंने कहा, चलो सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? वो कहने लगी, मैंने नहीं की, तुमने मुझे इस बात पर उकसाया था। मैंने कहा कि पागल हो गई हो, मैं भला क्यों चाहूँगा? कहने लगी, हर वक्त तुम अदनान की तारीफ़ें करते रहते थे, फिर इसे घर भी ले आए। जब इसने मुझे देखा था, मैं नहीं जानती कैसे इसने मेरा नंबर हासिल कर लिया था। फ़ोन पर मुझसे बातें करता था। तुम्हारे कहने के मुताबिक वाकई वो सहर अंगेज़ शख्सियत का मालिक था। बातें भी बहुत अच्छी करता था। तुम इसकी जितनी तारीफ़ें कर चुके थे, मैं इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई थी। इसलिए तुम्हें छोड़कर इसके पास चली गई।
तुम बताओ ज़ुबैर, क्या मैं गलत थी? तुम गलत थे, जो अपने दोस्तों की तारीफ़ें मेरे सामने करते ही रहते थे। मैं एक इंसान थी, पत्थर तो नहीं। इसकी तरफ राग़िब करने वाले मुझे तुम ही थे, कोई और नहीं। मैं ये सोचने लगा कि अब वाकई कसूर मेरा था। शायद इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर की बातें बाहर छोड़कर ही घर में दाखिल हुआ करो। अपने बाहर की बातें कभी घर के अंदर मत लाया करो, वरना घर खराब हो जाते हैं। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।